हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और उससे रिलेटेड रिलेशन हमने देखे। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होता है। एनएलएम के अंदर भी हमने देखा था जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो है वो साइन बताता है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। और जो के है ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है जो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर ये कोई स्प्रिंग है जो अभी इसकी मीन पोजीशन पे, तो जब यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये है स्प्रिंग का मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो अप्लाइड फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके अपोजिट है जिसकी वैल्यू जो है वो के एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखें तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 का है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन जो है वो कितना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ये हमारे पास रिलेशन होता है वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन का। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनर्शियल पोजीशन जो है वो x1 है और जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो x2 है, तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 के एक्स डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये k को भी हमने बाहर ले लिया, ये आएगा x1 से x2 x dx। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट x1 से x2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्क डन का रिलेशन मिलेगा -k/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, या ऐसे हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है वर्क डन का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट और इसके अलावा उसकी इनर्शियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन है x2 से, यानी स्टार्टिंग के अंदर स्प्रिंग का एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, तो उस कंडीशन पे देखिए जो वर्क डन है वो हमें क्या मिलेगा। x1 जो है वो पॉजिटिव है, मतलब x1 की वैल्यू ज़्यादा है x2 से, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर वर्क डन जो आएगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर यहीं हम देखें कि अगर x1 जो है वो लेस देन x2 है, यानी कंडीशन कुछ ऐसी है कि स्प्रिंग जो है वो इनिशियल कंडीशन पे यहाँ थी और बाद में एक्सटेंड होकर x2 पे पहुँच गए, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे वर्क डन जो है हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, और x1 अगर x2 है तो उस कंडीशन पे 0 भी हो सकता है। तो अब स्प्रिंग फोर्स रिलेटेड कुछ केसेस हम देखते हैं। देखिए केस वन ये कि अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ पर इनिशियली जो x1 है वो 0 है, यानी स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन हम कर रहे हैं वो अगर मीन पोजीशन से कर रहे हैं और x2 जो है वो कोई x है, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन होगा हाफ के 0 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस कंडीशन में वर्क डन हमें मिलेगा -1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए देखिए k तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। यानी इफ डिस्प्लेसमेंट
is from mean position, work done by spring force is always नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो हमेशा नेगेटिव हमें मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें एक और कंडीशन हम लगाते हैं, केस 2 है ना। ये हमारे पास क्या है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्ट में क्वेश्चन हमसे कई बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये केस बनाए हुए हैं। सेकेंड केस हम देखते हैं कि अगर हमें वर्क डन का जो रिलेशन है वो फोर्स की फॉर्म में देखना है। हमें बोला हुआ है कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है और इस पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, वो फोर्स का रिलेशन F है। तो वर्क डन रिलेशन इन फॉर्म ऑफ F। ठीक है, तो अभी वर्क डन का जो हमने मैग्नीट्यूड देखा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें तो होगा 1/2 kx²। अब इस वर्क डन को अगर हम फोर्स के रिलेशन में लिखें, यानी फोर्स जो होगा वो होगा kx के बराबर, तो हम यहाँ पे इसकी दो कंडीशन देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx इंटू एक्स, यानी जो वर्क डन होगा वो होगा 1/2 f इंटू एक्स। यानी इस केस में हम देखेंगे तो गिवन f के लिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू x, है ना। वर्क डन जो है वो अगर फोर्स गिवन है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। और दूसरा केस देखें यहाँ पे कि अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं इस तरीके से कि kx² है, इसमें ऊपर और नीचे k का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा हाफ k² x² अपॉन k। यानी यहाँ पे हमें वर्क डन का रिलेशन मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ f² अपॉन k। यानी गिवन फोर्स के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो कई बार हमें बोला जाता है कि दो स्प्रिंग है, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 है और दोनों पे गिवन फोर्स की वैल्यू जो है वो f है। तो बताइए जो वर्क डन है उसका रिलेशन क्या होगा। या हमें बोला जाए कि दो स्प्रिंग है, दोनों के लिए गिवन फोर्स की वैल्यू f है, तो बताइए जो वर्क डन का रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होगा। तो वहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन जो है वो डायरेक्ट अप्लाई हो पाते हैं। ओके, तो वर्क डन को अब हम अगर ग्राफ पे देखें तो फोर्स का जो ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं फोर्स और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस सेक्शन के लिए x जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो होगा इस तरीके से। f इज इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं कि ये x इज इक्वल टू 0 से ये x यहाँ तक डिस्प्लेस अगर हो रहा है तो इसका ये वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी F इज इक्वल टू के एक्स, यानी ये एरिया होगा 1/2, बेस जो है वो होगा x और हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ तक वो है kx। ठीक है, और नीचे है एरिया तो नेगेटिव होगा, तो ये आएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ kx²। ठीक है, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ये एरिया है वो हमें वर्क डन देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए बोला हुआ है टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट एस k1 एंड k2, जहाँ पे k1 इज ग्रेटर देन k2 है। द वर्क डन
व्हेन बोथ आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट ऑफ लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें बोला है कि जो स्प्रिंग है उसको सेम लेंथ से डिस्प्लेस किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। यहाँ पे हमें ये नहीं बोला हुआ कि स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है ना। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है ना, किसी भी स्प्रिंग को अगर हम x1 और x2 की वैल्यू अगर अलग अलग करके देखें तो सेम लेंथ के लिए क्या स्प्रिंग की वजह से वर्क डन सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्प्रिंग को x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू L तक डिस्प्लेस करता हूँ, ये हमारे पास इस स्प्रिंग के लिए फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में देखो कि अगर इस स्प्रिंग को स्प्रिंग कांस्टेंट के इसको मैं x इजिकल टू L से x इजिकल टू 2L तक स्ट्रेच करूं, तो अब देखिए इसमें भी जो लेंथ में चेंज है वो L है और इसमें भी लेंथ में चेंज जो है L है। तो एक बार समझिए कि दोनों केस में वर्क डन जो है वो सेम होगा। तो देखते हैं दोनों केस में वर्क डन। जैसे फर्स्ट केस में देखेंगे W1 हमारे पास आएगा 1/2K। लेंथ जो है वो 0 से L हुई है यानी 0 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा -1/2KL स्क्वायर। अब दूसरे केस में देखते हैं W2। तो देखिए इसमें 1/2K अगर आप ये कर लो कि 2L माइनस L स्क्वायर, तो ये गलत है ना। याद रखिएगा ये रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगाना है। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो लगेगा वो लगेगा L स्क्वायर सॉरी x2 स्क्वायर माइनस सॉरी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर यानी L स्क्वायर माइनस 2L का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिलेगा L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर यानी ये हमें मिलेगा -3/2KL स्क्वायर। तो देखिए दोनों केसेस में वर्क डन जो है वो अलग अलग है, पर दोनों के अंदर चेंज इन लेंथ जो है वो सेम है, यानी कि ये जो गिवन डेटा है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन करना चाहिए था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट है तो उस कंडीशन पे वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, बट गिवन लेंथ के लिए हम ये रिलेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। गिवन लेंथ के लिए सेम गिवन लेंथ के लिए यहाँ पे वर्क डन जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब देखते हैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसका एरिया जो है वो हमें वर्क डन देता है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया वो क्या होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ को देख रहे हैं तो इसका ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारे पास पॉजिटिव वर्क कंसिडर होता है, और इस ग्राफ के नीचे वाले सेक्शन के अंदर है ना ये वाला जो एरिया आता है ये नेगेटिव एरिया यानी कि ये वर्क डन नेगेटिव कंसिडर होता है। तो इसको हम कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखिए जैसे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। यहाँ पे मैं बोला है फोर्स F is acting on particle varies with position X is on figure. Find work done by force in displacing the particle from x is equal to -2 to x फर्स्ट केस के लिए, और दूसरे के लिए x is equal to 0 to 2 मीटर। ओके, तो देखिए फर्स्ट केस में हमें बोला है x इज इक्वल टू -2 मीटर से लेकर 0, यानी अब जो एरिया होगा वो ये वाला काउंट होगा, ये शेडेड वाला एरिया ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। ये एरिया नीचे आ रहा है इसलिए ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ से लेके ये वाली हाइट हम देखेंगे तो हमें ये गिवन है ये 10 न्यूटन, और ये लेंथ जो है ये है हमारे पास 2 मीटर। तो जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस यानी 2 मीटर इंटू हाइट 10 न्यूटन, और एरिया जो है वो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा -10 जूल। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो एरिया के बराबर होगा, वो 10 जूल के बराबर होगा, -10 जूल।
अब केस बी देखते हैं। केस बी के लिए हमें बोला है जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 2 मीटर, यानी अब ये वाली लेंथ होगी 2 मीटर, यहाँ से ये हाइट जो है वो है 10 मीटर, और ये वाला शेडेड एरिया ये हमें वर्क डन देगा। ये एरिया जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन होगा हाफ बेस 2 मीटर हाइट 10 न्यूटन, यानी इस कंडीशन में वर्क डन होगा वो होगा 10 जूल। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो 10 जूल आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दो सेक्शन दिए हुए हैं उसके अलावा अगर मैं एक और सेक्शन इंक्लूड करना चाहूँ, सी पोर्शन में अगर ये इंक्लूड करूँ कि यहाँ पर x इजिकल टू -2 टू x इजिकल टू 2 मीटर कितना वर्क डन हुआ, तब देखिए इस कंडीशन पे हमारे पास जो नेट वर्क डन होगा वो होगा टोटल वर्क डन, यानी वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। अब इसको हम एरिया से भी देख सकते हैं कि टोटल एरिया अगर हम देखें तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10 इजिकल टू 0, यानी -2 से लेकर 2 तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन आएगा वो 0 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि यहाँ से हमें वर्क डन फाइंड करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वेरीज विद एक्स एंड फिगर, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 6 मीटर। तो देखिए पहले हमने देखा था वहाँ फोर्स का रिलेशन दिया होता है, यहाँ पे हमें फोर्स का ग्राफ दिया होता है। तो हमें पूछा है कि इस ग्राफ का एरिया जो मतलब इस केस के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तब हमें समझ में आता है कि अगर इस केस में हमें वर्क डन फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है हमें फाइंड करना है कि शेडेड पोर्शन है ये कितना होगा, और ये जितना शेडेड पोर्शन होगा वर्क डन जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस शेडेड पोर्शन को फाइंड करना है, उसको दो सेक्शन में फाइंड करेंगे। एक जो है ये तो एक रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है और ये जो है वो दूसरा ट्राइंगल वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फाइंड कर लेंगे, फिर बाद में ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला वर्क डन हम लिखेंगे W1 और दूसरा वाला जो वर्क डन होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे W2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फाइंड करते हैं W1। ये वाला जो इसका बेस है वो है 4 मीटर और इसकी हाइट जो है वो है 5 न्यूटन। तो एरिया होगा 5 न्यूटन इंटू 4 मीटर, यानी W1 हमें मिलेगा 20 जूल। W2 फाइंड करें तो W2 होगा बेस जो है वो 2 मीटर और हाइट जो है वो है 5 न्यूटन। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी W2 हमें मिलेगा 5 जूल। ठीक है, तो टोटल वर्क डन होगा x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 6, जो नेट वर्क डन होगा वो होगा W1 प्लस W2, यानी 20 प्लस 5 मीन्स 25 जूल। नेट वर्क डन हमें इतना मिलेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें बोला है a person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applied a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. After he gets progressively tired and
he apply force reduced linearly with distance to 100 Newton. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is work done by person during the total movement of box? तो टोटल वर्क डन हमें पूछा हुआ है जब बॉक्स को वो मूव करता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला है कि एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ये कोई पर्सन है जो इस बॉक्स को स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स लगा रहा है। स्टार्टिंग के अंदर ये है x इजिकल टू 0 पे, फिर बाद में ये x इजिकल टू 15 मीटर तक लाता है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इसके लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और उस फोर्स की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है। उसके बाद x इजिकल टू 30, यहाँ पे इसका फोर्स जो है वो लीनियरली डिक्रीज होता है। यहाँ पे इसकी फोर्स की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो 100 न्यूटन हो गई, यानी फोर्स जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमें पूछा है बताइए कि यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है वो कितना होगा। तो देखिए हम एक काम करते हैं, हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें x इजिकल टू 0 से लेकर x इजिकल टू 30 तक, तो फोर्स जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले x इजिकल टू 0 से लेकर x इजिकल टू 15 तक, यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। इस एक्सिस पे हम फोर्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं x। तो जो फोर्स है वो है 200 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है ना x इजिकल टू 15 से x इजिकल टू 30 तक देखें तो यहाँ पे फोर्स जो है वो 200 से 100 न्यूटन हो गया, यानी ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक लीनियरली चेंज हुआ है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हमें मिला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो अब हमें पूछा बताइए कि इस केस के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लें तो उसके बाद ये वाला पोर्शन का जो एरिया होगा ये एरिया हमें वर्क डन दे देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ग्राफ को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ ये इधर, ये हमारे पास है x इजिकल टू 30 मीटर, ये x इजिकल टू 15 मीटर, ये हमारे पास 200 न्यूटन और ये है हमारे पास 100 न्यूटन। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट सेक्शन जो रेक्टेंगुलर है और दूसरा सेक्शन है। अब देखिए दूसरे सेक्शन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक तो होगा ये ट्रायंगुलर पोर्शन, इसको हम लिखेंगे W2, और तीसरा होगा रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये वाला, इसे लिखेंगे हम W3। ठीक है, तो हमें तीन सेक्शन के अंदर टोटल वर्क डन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं W1। देखिए W1 जो है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला बेस वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये है 15 मीटर और हाइट जो है वो 200। तो इसका एरिया होगा 200 इंटू 15 यानी 3000 जूल। ये तो W1 हो गया। वैसे अब W2 देखते हैं।
W2 जो है वो ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट आएगी, ये हाइट आएगी 200 माइनस 100, यानी ये होगा 100, ठीक है। और जो बेस होगा वो होगा 30 माइनस 15 यानी 15, ठीक है। तो वर्क डन होगा 1/2 बेस 30 माइनस 15, हाइट होगी 200 माइनस 100, यानी 1/2 15 इंटू 100, यानी 15 इंटू 50, ये हमें मिलेगा 750 जूल, ठीक है। अब फाइंड करते हैं W3। W3 एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसकी हाइट जो है ये वाली हाइट ये आएगी 100 न्यूटन और बेस जो होगा वो 30 माइनस 15, ठीक है। तो W2 होगा 100 इंटू 30 माइनस 15 मीटर, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 15, यानी 1500 जूल। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा, यानी वर्क डन नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ओके। यानी ये होगा 3000 प्लस 750 प्लस 1500। तो इसका हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5250 जूल, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखें, तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, 5250 जूल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया होता है, कई बार हमें रिलेशन से ग्राफ ड्रॉ करना होता है।